क्वेश्चन दिया हमारा, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। तो सबसे पहले शब्द पकड़ेंगे काल्पनिक। हम लोग जो काल्पनिक होता है उसको किताबी भाषा में लिखते हैं आभासी। कैसे बोलते हैं? आभासी मतलब जिसका प्रतिबिंब हम आभास कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, वही तो कल्पना है। जो चीज हकीकत में नहीं है, हम अपने कहानियों से गढ़ रहे हैं, वही काल्पनिक है। अर्थात जिस चीज को हम पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते, जिसको, वही हमारा आभासी है, या दूसरी भाषा में बोलते हैं काल्पनिक। अब आपको पता होगा आभासी प्रतिबिंब, अब ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन सब सही है। सबसे बड़ी बात है इस क्वेश्चन में सब के सब ऑप्शन सही लग रहे हैं। आपको पता होगा हमने लेंस के बारे में अभी नहीं बताया है, लेकिन पहला ऑप्शन दिया उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कुछ इस तरह से बनता है, जो किनारों पे दबा हो, बीच में उभरा होता है, उसको बोलते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वास्तविक। कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा भी बन सकता है, छोटा बड़ा बराबर, कुछ भी बन सकता है, स्थिति अनुसार है। ठीक ना? क्या आंखों के अंदर ही लेंस होता है, ठीक ना? समझ गए? आंखों के अंदर उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस में देखो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा, बड़ा और बराबर, तीनों बन गया। ठीक। अब पहला ऑप्शन मतलब गलत है, क्योंकि हमें चाहिए था आभासी। ठीक ना? दूसरे पे आते हैं, लिखा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण द्वारा हमको पता है इसके द्वारा प्रतिबिंब बनता है आभासी। कैसा बनता है? आभासी। दूसरा ऑप्शन क्या है? सही लग रहा है। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं। तीसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण द्वारा भी प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा। मतलब वास्तविक उल्टा मतलब ये भी क्या है? गलत। चौथा वाला लिखा है ए और सी, मतलब जब ए और सी गलत तो ये भी गलत। उत्तल दर्पण सही है, जो कि एकदम हम गलत है। ठीक। उत्तल दर्पण ऑप्शन एकदम गलत है। अब गलत कहां से उसको समझेंगे। ठीक। हमने बोला पहला ऑप्शन गलत है, लेकिन ये पहला सही है। कैसे सही है समझिएगा। उत्तल लेंस में 6 स्थिति बनती है। कितनी स्थिति? 6। 6 में से 5 स्थिति में वास्तविक बनती है, छठी स्थिति में आभासी। तो एक स्थिति आभासी मिली, मतलब ए वाला ऑप्शन क्या हमारा सही है। एक स्थिति के लिए लास्ट स्थिति कैसी बनती है? आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। उत्तल दर्पण में भी हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी। ठीक, कोई बात नहीं। अवतल दर्पण की एक स्थिति छठवीं वाली आपको पता होगा, जब नाव के पास जाते हैं, जो हम बैठते हैं स्थिति में, जब फोकस और ध्रुव के बीच में रहता है, तो भी प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। तीनों ऑप्शन सही हो गए। अब किसी क्वेश्चन में 3 ऑप्शन सही हो सकते हैं? नहीं, किसी एक ही सही हो सकता है। इसमें से सबसे करेक्ट ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन नंबर डी सही है, ना कि ये तीनों सही। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में ए और सी दोनों का जिक्र किया गया है, अर्थात उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों है। तो सबसे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डी होगा, ना कि सी, बी और ए होगा। समझ पाए किस तरह गलत है और किस तरह सही सोचेंगे? हमें याद रखना है सारी स्थितियां। हमने बोला वास्तविक तो होता है, लेकिन एक स्थिति ऐसी होती है जब आभासी होती है, छठी वाली, तो छठी वाली स्थिति से आभासी बन गया। काल्पनिक हमसे बोला है पहले से, ये भी आभासी बनाता है, ये भी आभासी बनता है। सबसे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? डी। कोई डाउट? समझ गए ना? कैसे? कैसे हम तो बताएं, उत्तल लेंस जो प्रतिबिंब बनाता है 6 स्थिति बनाता है। छठवीं स्थिति कैसा होता है? आभासी। आभासी ही बोला है हमें। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी बनाता है। करेक्ट।
अवतल दर्पण भी छठवीं स्थिति आभासी बनाता है। तीनों सही कैसे हो सकते हैं? किसी क्वेश्चन में 3 ऑप्शन सही नहीं हो सकते। सही होना तो ये सबसे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। जब कभी भी क्वेश्चन में सारे ऑप्शन सही होने लगते हैं ना, तब हम एलिमिनेशन का मेथड अपनाते हैं। एलिमिनेशन मतलब जानते हैं, हम अप्रोच देखते हैं कौन ऑप्शन सबसे ज्यादा सही के करीब, जो सबसे ज्यादा सही के करीब होता है उसी को टिक करते हैं, बाकी ऑप्शन को गलत माना जाता है। वास्तव में गलत नहीं होते वो। ठीक, समझ गए? में से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है? देखो, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है। अब दृष्टि क्षेत्र अधिकतम का मतलब समझ गए? मतलब हमें वो दर्पण बताना है जिस दर्पण में अधिक से अधिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक, सबसे पहले आते हैं उत्तल दर्पण पर। उत्तल दर्पण देखोगे छोटा सा होता है, कुछ इस तरह से होता है, जो उभरा रहता है और दबा हुआ पार्ट कला ही रहता है, उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम हो सकता है? नहीं हो सकता। दूसरा हमारा समतल दर्पण। समतल दर्पण कुछ इस तरह से बनता है। क्या समतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम हो सकता है? इसका दृष्टि क्षेत्र सेम टू सेम रहेगा। अगर इधर जैसे अगर यहाँ पे इतना बड़ा एरिया है तो केवल इतना बड़ा ही एरिया दिखा सकता है। अवतल दर्पण जो होता है कुछ इस तरह से होता है। अवतल दर्पण क्या करता है, स्थिति अनुसार कितने पास में कितना दूर है, पहली स्थिति दूसरी स्थिति तीसरी जैसे बनेगी तो छोटा बड़ा बराबर बनाते हुए चले। ठीक ना? सबसे करेक्ट ऑप्शन इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए। ये कैसे, ये तो बताना है ये कैसे। हाँ देखिए, देखो जो उत्तल दर्पण है ना, शांत रहेंगे। उत्तल दर्पण जो है वो छोटा जरूर होता है, लेकिन इसकी एक पहचान होती है, पीछे बड़ी सी बड़ी वस्तु को भी अपने अंदर या अपने फोकस से पहले बनाने की कोशिश करती है। जैसे गाड़ी देखी है, गाड़ी के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल। छोटा नुमा होता है, लेकिन बड़ी बस हो, ट्रक हो, बोर्ड हो, सबका पूरा प्रतिबिंब बना देता है कि नहीं? इसका मतलब जो छोटा रहे, छोटा पैकेट बड़ा दिमाग, जो छोटा रहे लेकिन बड़ी से बड़ी चीजों को भी पूरा प्रतिबिंब बना दे, उसी को बोलते हैं, उसी का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम। ठीक, दृष्टि क्षेत्र का अधिकतम का मतलब ये नहीं कि बहुत सारे प्रतिबिंब बना रहे हैं। इसका मतलब ये है छोटा जरूर हो लेकिन उसमें बहुत बड़ी वाली चीजें भी आसानी से दिख जा सकती। ठीक, उसको बोलते हैं, उसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है। क्वेश्चन हमसे पूछा है, 1 नंबर का आया हुआ है, इसको हमें टिक करना है। यूपी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। बोल रहा है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। याद रखेंगे दर्पण यहाँ पे कौन सा लिया है? अवतल दर्पण। और बोल रहा है कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? आभासी, सीधा और वस्तु से क्या बन रहा है? बड़ा बन रहा है। तो वस्तु कौन सी स्थिति में रखी गई होगी? अब थोड़ा समझिए, वस्तु कौन सी स्थिति में रखी गई होगी यही पूछना चाह रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे। हमें पता होगा अवतल दर्पण में 6 कंडीशन होती है, 6 स्थितियां होती हैं। 6 स्थितियों में से 5 स्थिति शुरू की ऐसी होती हैं जिसमें प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। कैसा बनेगा? वास्तविक। एक अंतिम स्थिति होती है, वो स्थिति क्या होती है? उसी को हम बोलते हैं आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। अब सबसे पहले हम एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे, क्या कौन सी स्थिति वो बनाती है, छठवीं उसी को देखते हैं। पहला बोल रहा है फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में। अब थोड़ा सा इसका चित्र बनाइए आप, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। अवतल दर्पण हमारा कुछ इस तरह बनता है, ये हमारा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से ये जो जाता है इसको बोलते हैं फोकस, सॉरी ध्रुव बोलते हैं, इसको बोलते हैं सी, और यहाँ पे होता है एफ। पहला बोल रहा है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में मतलब यहाँ पे जब कभी भी सी और एफ के बीच में बनता है उसका प्रतिबिंब यही कहीं बनेगा, और उसके लिए एक शब्द होता है वास्तविक। कैसा बनेगा? मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ठीक, बोल रहा है वक्रता केंद्र पर। जब कभी भी वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा रहता है तो वक्रता केंद्र पे ही बनता है, मतलब उल्टा बना तो इसके लिए शब्द होगा वास्तविक, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तीसरा बोल रहा है वक्रता केंद्र से परे। अच्छा, वक्रता केंद्र से परे दो ही स्थिति हो सकती है। एक स्थिति वक्रता केंद्र से परे आगे वाली हो सकती है जो कि हमने बोला है वास्तविक बनेगा, और एक पीछे हो सकती है तब भी बनेगा वास्तविक। जब आगे होगा तो यहाँ कहीं बीच में बनेगा।
मतलब अगर मान लेते परे मतलब अगर इसके पीछे है तो बीच में कहीं स्थिति बनेगी, ठीक। और तब भी जब नीचे बन गया तो कैसा बन गया, वास्तविक बन गया, उल्टा बना है, मतलब ये भी ऑप्शन है। बचा कौन सा ऑप्शन डी, यही वाला सही होगा। बोल रहा है ध्रुव और फोकस के बीच में, देखो ध्रुव है ए, पी और फोकस है, इसी के बीच में जब वस्तु यहाँ रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब कुछ यहाँ पे बनता है, और जैसे ही दर्पण के पीछे बना उसके लिए शब्द आ जाता है आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक ना। तो इसमें से सबसे करेक्ट ऑप्शन है चौथा। और आप अगर अपने नोट्स में देखेंगे तो स्थिति में छठवीं स्थिति अवतल दर्पण की बताई गई होगी, क्या सही है, सही बताई गई ना छठी स्थिति। तो ये जो हमारा उत्तर था डी था, ध्रुव और फोकस के बीच में। लिखा है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा प्रवर्धित हो तो वस्तु की स्थिति है। हमें बोलना है वास्तविक, हमको पता है अवतल दर्पण में वास्तविक 5 स्थिति में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन ये शब्द लिखा प्रवर्धित, प्रवर्धित शब्द हमने नहीं लिखवाया है क्योंकि ज्यादातर शब्द एक क्वेश्चन के पूछने के शब्द होते हैं। प्रवर्धित, प्रवर्धित का मतलब समझिए प्रतिबिंब बड़ा बनाना है, वास्तविक बनाना है और कैसा बनाना है, बड़ा। अब हम प्रवर्धित का मतलब जब बड़ा पता कर गए तो अब हम स्थिति समझते हैं, तो यहाँ पे आप समझ जाएंगे प्रवर्धित का मतलब क्या है, बड़ा है, ठीक। अब याद रखेंगे जब वस्तु C पर रखते हैं ना, अभी हमने आपको कंडीशन बताया था, जब वस्तु C पर रखा जाता है, ये हमारा P है, F है, C है, और जब C पे रखते हैं C पर ही बनता है, इसका मतलब जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। तो पहली कंडीशन तो सुटेबल नहीं है क्योंकि हमें प्रतिबिंब कैसा बनाना है, बड़ा। तो पहला तो बराबर बनाना था इसलिए गलत हो गया। दूसरा लिखा F और C के बीच में, जैसे वस्तु को थोड़ा खिसकाएंगे F और C के बीच में, अब इसका प्रतिबिंब थोड़ा खिसक जाएगा। अब हम बोल सकते हैं वास्तविक और बड़ा बन रहा है, ये तो ऑप्शन सही लग रहा है। कभी भी याद रखिएगा जब ऑप्शन सही हो जाए तो इसका मतलब पूरा कॉन्फिडेंस मत रहा करें, चारों ऑप्शन पढ़ा करें, पढ़ने का काम हमेशा पूरा किया करें। अगला दिया है P और F के बीच में, P और F के बीच में, अभी तो हमने जब P और F के बीच में रखा था प्रतिबिंब बना था कि नहीं, यहाँ पे इससे पहले वाला क्वेश्चन में, तो मतलब वहां पे आभासी बना था, तो यहाँ पे हमें वास्तविक था, इसलिए पूरी तरह से गलत हो गया। अगला लिखा है P पर, हमने कभी भी ये नहीं बताया कि वस्तु P पर रखी जा सकती है, फोकस सॉरी ध्रुव पर कभी भी वस्तु नहीं रखी जा सकती, इसलिए पूरी तरह से गलत है। सबसे करेक्ट ऑप्शन हमारा बी है, F और C के बीच में। प्रवर्धित का मतलब समझ लेंगे बड़ा, और वास्तविक तो वास्तविक शब्द ही आता है, रियल है, और जो वास्तविक रहेगा वो उल्टा रहेगा और बड़ा तो बनेगा, ठीक ना। प्रवर्धित, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बना कि नहीं, तो कौन सी स्थिति में है हमारा, चौथी स्थिति है, स्थिति नंबर 4 है। और क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा है। 5वें नंबर का क्वेश्चन बोला प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार गलती करोगे, ठीक ना। तो नियम सदैव सत्य होते हैं किसके लिए, याद रखना, हमने आपको बताया है समतल दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन बहुत बार पूछा जाता है, जब किसी दर्पण पर प्रकाश की किरणें गिरती हैं तो अपने मार्ग से मुड़ जाती हैं, और मुड़ जाने की घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन बोलते थे। समतल पर आपको बताया गया है, अवतल और उत्तल पर नहीं बताए जाते, ठीक। लेकिन याद रखना प्रकाश के परावर्तन का नियम चाहे जैसा दर्पण हो सभी के लिए ही सत्य होता है, अर्थात परावर्तन का नियम उत्तल के लिए भी सही होगा, अवतल के लिए भी सही होगा, समतल के लिए हमेशा बना के भी बताया जाता है, ठीक। हम उत्तल के लिए जैसे मान लेते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे, मान लेते हैं सॉरी ये अवतल है, अवतल के लिए मान लेते हैं ये हमारा P है, ये हमारा C है और ये हमारा क्या है F। हमको पता है जब प्रकाश की किरणें जाती हैं मुख्य अक्ष के समांतर तो कहां से हमेशा काटती हुई जाती हैं, फोकस से। और हमको पता है अगर मान लेते हैं हम यहाँ से एक लंब डालते हैं, अभिलंब डालते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एक अभिलंब डालते हैं, तो अगर हम देखेंगे ए वाला कोण और ए वाला कोण दोनों हमेशा क्या होंगे, ठीक ना। और याद रखना ये जो हमने डॉट डॉट रेखा दिखाई है ना, ये रेखा कहां से जानी चाहिए थी, सी से जानी चाहिए थी, फिलहाल सी से नहीं गई है लेकिन हमेशा सी से जाएगी, ठीक ना, समझ गए। तो मतलब अगर कोई भी अवतल दर्पण भी प्रकाश की किरणें जाती हैं, अगर हम उस पे अभिलंब को खींचते हैं, अभिलंब को खींचने के बाद आई और आर का मान हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण सॉरी परावर्तन का ये नियम है, अपवर्त सॉरी आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
दूसरा हम अगर इस पे देखेंगे अवतल दर्पण पर, सॉरी उत्तल दर्पण पर देखेंगे, एक P है, ये C है, ये हमारा क्या है F है। तो अगर प्रकाश की किरणें ऐसे जाती हैं तो आपको पता होगा मुड़ जाती है ना। और अगर हम यहाँ से ऐसे लंब डालेंगे तो ये जो हमारा I है और ये जो R है, ये दोनों का मान क्या होगा, इक्वल। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो परावर्तन का नियम है वो अवतल के लिए भी सत्य है, उत्तल के लिए भी सत्य है और समतल के लिए भी सत्य है। जब तीनों सही हो ऑप्शन में तो इनमें से सभी पर ही टिक करिएगा, मतलब परावर्तन के नियम तीनों दर्पण के लिए सही है।